कम है संदीप जी, आवाज थोड़ी कम है, पधारो। पीछे नहीं आ रहे, सही है क्या? थोड़ी सी बढ़ा दो, थोड़ी सी, है ना? ऐसा भी नहीं हो कि आवाज फिर वो स्वीटनेस खत्म हो जाए, क्यों मैडम? हाँ, कर्कशता भी नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी बढ़ा दो, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी। ओके ओके ओके, अभी सही है। चलिए, चलो तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, पता है ना आपको? कितने प्रश्न आते हैं। वैसे हमारी तो सारी चीजें, अपनी तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं, शुरू से लेके यहां तक। कल हम बात कर रहे थे मंदबुद्धि बालकों की। किसकी बात कर रहे थे? आपको याद है उनके कई नाम थे। इंग्लिश में एक नाम था डल, क्या नाम था? एक नाम था स्लो लर्नर, क्या था? एक और नाम था शॉर्ट में आईडी, क्या था? आईडी का फुल फॉर्म बोलिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बौद्धिक न्यूनता या बौद्धिक अशक्तता, ठीक है ना? या बौद्धिक मंदता, बोल सकते हैं ना मंदता भी, क्योंकि एक नाम इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन भी है। क्या है? रिटार्डेशन। वो तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड नहीं बोलेंगे आज के बाद, बल्कि क्या बोलेंगे? रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है। इंटेलेक्चुअल, मेंटल, कॉग्निटिव, वो नहीं आई प्रियांशी? प्रियांशी आई है क्या? अब यही बात है यार, जिसको हमने संज्ञान और संवेग का मतलब बताया, वो ही नहीं आई। कौन नहीं आया? हिम्मत कहां है? हिम्मत कभी नहीं आया हमारी क्लास में। कब आया था हिम्मत यार? पर मैं उसका नाम नहीं जानता, वही हिम्मत है क्या? अच्छा वो था। इधर बैठना कल से। हाँ, यही बदला है इसका, और क्या है? ओके, तो एक नाम सुन रहे हो ना सब लोग? एक नाम था एमआर। आऊंगा ना, आ जाऊंगा। ओके, कल शाम को 4:15 बजे कितने लोग आए थे? खुशी तो आई थी, और कौन आया था? 1 2 3 4 5, वेरी गुड। अब देख लो आप। हाँ, आया करो यार, आप सामने आया करो, फिर कमेंट्स किया करो। तुम आ गई इतना जल्दी? अभी तो शुरू किया है। चलिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो एक बार में ही कहना मान लेते हैं, है ना? चलिए, अब ध्यान दें, जो मंदबुद्धि बालक थे, बौद्धिक न्यूनता वाले, बौद्धिक अशक्तता वाले बालक थे। एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना, एक होता है बौद्धिक अशक्तता, बौद्धिक अक्षमता, और एक होता है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता वाले होते हैं लर्निंग डिसेबल, वो एलडी होते हैं। क्या होते हैं? एलडी। और ये आईडी थे। आईडी और एलडी में बड़ा फर्क है, और ये फर्क परीक्षा में जरूर आता है। एलडी आज हम करेंगे, जिसमें हम डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया आदि बात करेंगे। सुना है ना आपने? डिसकैल्कुलिया। ओके, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली बात, बौद्धिक अशक्त बालकों की 4 श्रेणियां बताई थी पेनरोज ने। किसने? पेनरोज की बुक का नाम बोलो। ओके, बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स, यानी मेंटल जो स्लो है, मेंटल डिफेक्ट है, उनकी तो बात ही कर रहे हैं। और वो मेंटल डिफेक्ट क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी और ब्रेन जब डेवलप हो रहे थे तब गड़बड़ हुई, वो ठीक नहीं हो सकती पूरी जिंदगी, इसलिए इसका नाम हो गया बायोलॉजी। तो याद रहेगा, बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स। ये बुक किसने लिखी? पेनरोज ने लिखी। और इस बुक में उन्होंने मेनली 4 कैटेगरी बताई है। कितनी? 4। बोलिए, पहली कौन सी? मंगोलिज्म, दूसरी क्रेटिनिज्म, तीसरी और चौथी माइक्रोसेफेली। शाबाश। उसके बाद हमको ध्यान रखना था, एएएमडी और एएएमआर ने भी 4 कैटेगरी बताई है। कितनी? वो बहुत ही खास है। चारों के इंग्लिश में नाम बोलिए। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। वापस बोलो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड जो थे, उनकी आईक्यू कितनी थी? 55 से 70, पर कभी कभी ये 52 से 67, और कभी कभी ये 50 से 70 भी हो सकती है, चिंता नहीं करनी है। मॉडरेट की कितनी? 35 से 55। सीवियर की कितनी? 20 से 35। और प्रोफाउंड की कितनी? बस इनकी परसेंटेज एक साथ बता दो।
85, 10, 3.5, 1.5। वापस बोलो, 85, 10, 3.5, 1.5। शाबाश। इनकी मेंटल एज बोलिए 11, 7, 4, 2। वापस बोलो 11, 7, 4, 2। 11 वाले कहां तक पढ़ सकते हैं? 5वीं छठी तक। 7 वाले 1ली दूसरी तक, और बाकी दोनों नहीं पढ़ सकते। एक और खास बात थी, एक तो मोटर स्किल्स होता है और दूसरा सेंसेस होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब सेंसरी संवेदनाएं होती हैं। तो जो चौथा नंबर का है जिसका क्या नाम है? प्रोफाउंड, उसमें दोनों ही नहीं होती, ठीक है। और तीसरे नंबर वाले में सेंसेस तो होते हैं, काम करते हैं, लेकिन मोटर स्किल्स नहीं होती। मोटर स्किल्स का मतलब चलना फिरना बैठना उठना है, और सेंसेस का मतलब देखना सुनना है, महसूस करना, सारी चीजें सेंसेस में आ गई, ठीक है। इस आधार पर शैक्षिक दृष्टिकोण से 3 वर्ग किए जाते हैं। कितने? 3। पहला हिंदी में शिक्षण योग्य, दूसरा प्रशिक्षण योग्य, और तीसरा संरक्षण योग्य। बोलो, हिंदी में पहला शिक्षण योग्य, दूसरा प्रशिक्षण योग्य, तीसरा ओके। शिक्षण योग्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेबल। प्रशिक्षण योग्य को ट्रेनेबल, और संरक्षण योग्य को ओके। शिक्षण योग्य कौन होते हैं? जिनकी आईक्यू कितनी? 50 से 70। ये याद रखना, थर्ड ग्रेड में है, रीट में है, 50 से 70 आईक्यू होती है। ट्रेनेबल की 35 से 50 होती है, और बाकी तीसरे उनकी 0 से 35। संरक्षण योग्य बालकों की आईक्यू 0 से 35 होती है। इससे आप क्या समझते हो? यानी जो सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे हैं वो किस में वीक होते हैं? यस। क्यों करेंगे संरक्षण? क्योंकि ना तो उनके पास वो मोटर स्किल्स में वीक होते हैं। किस में वीक होते हैं? मोटर स्किल्स में। इसलिए उनकी कस्टडी करनी पड़ती है, उनको कस्टडी में रखना पड़ता है, अपनी अभिरक्षा में रखना पड़ता है, अपने आसपास ही रखना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं वो कोई खतरा हो जाएगा उनको। बात समझ में आ रही है ना? सेंसेस नहीं, सेंसेस इसलिए नहीं कि सीवियर में सेंसेस तो होते हैं। तो संरक्षण इसलिए जरूरी है कि वो ठीक से खुद चल फिर भाग दौड़ नहीं कर सकते। कितना लॉजिक है। बात समझ में आ रही है सबको? ओके, एक बस इतना ही था। अब चलते हैं आगे। आज हम एलडी पढ़ेंगे, उससे पहले एक और बेहद खास महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में जरूर आती है। सिंड्रोम्स हैं कुछ जो परीक्षा में आए हैं, वैसे तो अनगिनत है, पूरी एमबीबीएस कर सकते हैं हम इस पे, लेकिन जो हमारी परीक्षा में आए हैं और आ सकते हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। उसके लिए आप लिखें, आप लिखिए, कोई भी नाम आ सकता है। एक नया नाम आ गया, मानसिक मंदित। तो बोलिए, मानसिक मंदित भी वही होते हैं ना? इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल डिसेबल को आईडी बोलते हैं। डिसेबिलिटी भी आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी आईडी है। क्या हो गया तुमको? क्या हुआ बेटा? कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा तुम में से? डिस्टर्ब मत करो, मेरे को तेरे पे भी शक है। ओके, मानसिक मंदित शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आईडी। आईडी का पूरा नाम यहां पे क्या हो सकता है? बोलो गरिमा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डिसेबल? यस, डिसेबल, आईडी। ओके, आप लिखे मानसिक मंदित। वैसे मंदता होना चाहिए। चलिए, बालक, मानसिक मंदित बालक, और आगे ऐसे लिख दो कारण, कोजेज, यानी क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? तो मानसिक मंदित बालकों के पीछे 4 कोज हैं, 4 कारण हैं। इनको 4 वर्गों में बांटते हैं हम। मंदबुद्धि बालक क्यों होते हैं, इसके 4 वर्ग हैं, इसके कारण के, ठीक है ना? तो कोजेज क्या क्या है? 4 वर्ग कौन से हैं? एक आपने नाम सुना होगा, जेनेटिक क्रोमोसोम। तो जेनेटिक क्रोमोसोम हम दोनों के लिए यूज करते हैं, पर वास्तव में क्रोमोसोम और जीन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? आप तो साइंस के बच्चे हो। जीन तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर रहता है ना? एक एलील पे प्रश्न है, अपने आपने सुना कभी? एलील, जीन में के जो वेरिएशन होते हैं वो एलील है। एक एलील मिलता है बायोलॉजिकल फादर से, एक मिलता है बायोलॉजिकल मदर से। ओके, तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहला जो प्रकार हम देखेंगे वो है क्रोमोसोम्स वाला। क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर जो है उसके कारण से बच्चे
मेंटली रिटार्टेड हो जाते हैं, मानसिक मंद हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो जाते हैं। दूसरा कारण हम पढ़ेंगे सिंगल जीन के कारण से, सिंगल जीन। तीसरा कारण हम पढ़ेंगे हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है मेल डेवलपमेंट। मेल डेवलपमेंट क्या होता है? असंतुलित विकास, यानी ब्रेन का सही विकास नहीं होना। तो पहला कारण होगा क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी, दूसरा विकास होगा जीन्स वाली बात, और तीसरा कारण होगा इसका ब्रेन का सही विकास ना होना, और चौथा अदर रीजंस, जिनमें ड्यूरिंग डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी कुछ चीजें होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में आता है। तो कारणों को कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। तो कारण में सबसे पहले ए लिखें। ए, क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। यस, गुणसूत्रों में विसंगति। पहला है गुणसूत्रों में विसंगति। इंग्लिश में जरूर लिखना है, इंग्लिश में क्रोमोसोम डिसऑर्डर, क्रोमोसोम डिसऑर्डर। गुणसूत्रों में विसंगति, क्रोमोसोम डिसऑर्डर। लिखा सबने? क्रोमोसोम डिसऑर्डर। अब कुछ कॉमन बातें हैं जो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सब एक उस जाइगोट से बनते हैं, और उसमें 23 क्रोमोसोम हम अपने फादर से लेते हैं और 23 मदर से लेते हैं। कुल मिला के 46 हो गए। लेकिन ये पेयर की बात करेंगे तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23। जैसे कल हम बात कर रहे थे, 23 में 22 तो होते हैं सामान्य, और एक होता है यौन। सामान्य को ऑटोजोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स ऑटोजोम्स बोलते हैं, यह है परीक्षा में। और उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स। हिंदी में कोई नाम हो सकता है ऑटोजोम का, कोई भी। कायिक। यस, हाँ, कायिक। हिंदी में कायिक गुणसूत्र और यौन गुणसूत्र। वो जो लास्ट वाला होता है 23वां पेयर, वो यौन होता है, और जनरली उसमें गड़बड़ी होती है। हालांकि पहले वालों में भी गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो क्या क्या गड़बड़ियां हैं, इसके आधार पे कुछ नाम हैं जो बहुत ही खास हैं। तो इसमें आप लिखें, लिखो, गुणसूत्रों में विसंगति के आधार पर, गुणसूत्रों, नीचे लिखो, गुणसूत्रों में विसंगति के आधार पर, गुणसूत्रों में विसंगति के आधार पर गुणसूत्रों में विसंगति के आधार पर प्रमुख सिंड्रोम, ये शब्द याद रखना, सिंड्रोम, प्रमुख सिंड्रोम निम्नांकित हैं। प्रमुख सिंड्रोम निम्नांकित हैं। प्रमुख सिंड्रोम निम्नांकित हैं। आज तो गरिमा ने कमाल किया, कायिक। प्रमुख सिंड्रोम निम्नांकित हैं। चिंता की बात नहीं, बस नाम से काम हो जाएगा आपका। 1 नंबर पे लिखो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 100 बार आया परीक्षा में, पता है ना आपको? डाउन सिंड्रोम, हमने कल आपको इसका एक दूसरा नाम भी बताया था। बस इसी का नाम है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म या लिज्म भी हो सकता है। पहला है डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म। हर एक की एक दो खास बात जो परीक्षा में आएगी वही आपको बताऊंगा। डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म क्या है? लिखो इसकी पहली बात, इसमें 21वें गुणसूत्र, इसमें 21वें क्रोमोसोम, 21वें गुणसूत्र या क्रोमोसोम में, जाओ, इसमें 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। एक अतिरिक्त क्रोमोसोम बन गया, एक एक्स्ट्रा कॉपी निकल गई साहब, हो जाता है। अतः इसे, बोलिए कौन सा नाम, भूमिका? ट्राइसोमी। अतः इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। यह पहली बात याद रखनी है आपको।
अतः इसे ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। सिंपल बात, बोलो, है ना। पेयर होता है 2 का, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी निकल गई साहब, तो फिर 2 की जगह कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 से शब्द बन गया ट्राई, तो ये ट्राइसोमी है। तो गड़बड़ हो गई साहब, हुई कि नहीं गड़बड़। इस गड़बड़ का प्रभाव क्या हुआ, 2 नंबर पे लिखो नीचे। डाउन सिंड्रोम बालकों की, डाउन सिंड्रोम बालकों की, डाउन सिंड्रोम बालकों की बुद्धि लब्धि, डाउन सिंड्रोम बालकों की बुद्धि लब्धि, ब्रैकेट में IQ लिखा करो बार बार। डाउन सिंड्रोम बालकों की बुद्धि लब्धि, ब्रैकेट में IQ 0 से 25 तक होती है। 0 से 25 तक होती है। तीन महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हमने। पहला नाम इसका डाउन सिंड्रोम, बोलिए क्या नाम है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा नाम इसका मंगोलिज्म। तीसरा नाम इसका ट्राइसोमी 21। इसका मतलब कौन से क्रोमोसोम में, कौन से गुणसूत्र में एक कॉपी एक्स्ट्रा होती है, 21 नंबर वाले में। क्या वो सेक्स क्रोमोसोम है, नहीं है। अब एक्स्ट्रा कॉपी होती है तो हमारी बॉडी और ब्रेन, ये सारी चीजें कुल मिला के 23 पेयर से ही तो बनते ना। 23 पेयर का मतलब कुल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। और ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम में कितने हो जाएंगे, बोलो 47, 47 कितने हो जाएंगे कुल। तो वहां आपने लिखा, तो वैसे कॉमन सी बात है, पर किसी को अगर ध्यान नहीं हो तो 47 लिख सकते हैं। इसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी डाउन है पर एक बढ़ गया। डाउन का मतलब ये नहीं कि सब 45 है, बढ़ गया एक। अब बाकी बातें मैं आपको बता चुका हूं, सिंपल बातें, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बातें थी याद है, इनकी आंखें बादाम जैसी होती हैं। आंखें कैसी होती हैं, बादाम जैसी आंखें होती हैं, तिरछी। चेहरा लंबा होता है, सपाट होता है, चेहरे तिकोना भी होता है, बादाम जैसी आकृति भी होती है चेहरे की। पतले होठ होते हैं, होठ कैसे होते हैं, पतले। गर्दन छोटी, हाथ पांव लंबे लेकिन धड़ छोटा। और ये लोग बौद्धिक रूप से असक्त होते हैं, बौद्धिक न्यूनता के शिकार होते हैं। बात समझ आई, सिंपल। तो नहीं भूलोगे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, कौन से नंबर के गुणसूत्र में गड़बड़, 21वें में, इसलिए कुल संख्या 46 के बजाय 47। आवास 2 नंबर। दूसरा लिखो, क्लेन फिल्टर। यह आया था, पता है ना आपको, क्लेन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन, माफ करें, क्लाइन फिल्टर लिखो इसको, क्लेन भी ठीक है चलेगा। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, या क्लेन लिखा तो चलेगा, काटना मत उसको, चलेगा। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम यह था परीक्षा में, पता है ना सबको। बहुत से पेपर हो गए, मैं कई बार कहता हूं ना परीक्षा में आया हुआ है, तो कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि साहब, मैं कहता हूं 5000 बार आया है, कई बार ऐसा ही बोलता हूं, वो भी गलत नहीं होता। वो कहते साहब 5000 बार तो सेकंड ग्रेड हुई क्यों नहीं। और उस बेवकूफ को कोई ये बताया कि सेकंड ग्रेड में ही साइकोलॉजी थोड़ी है, पता नहीं कितनी जगह है। केवल एक फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो 2012 से लेके अब तक फर्स्ट ग्रेड में 21, 20, 18 सब्जेक्ट हुए हैं अब तक, ठीक है ना। 30 प्रश्न आते हैं, अब की बार किसी में 22, किसी में 23 आए थे, तो एक साल में 600 प्रश्न आते हैं। अब तक कितनी बार फर्स्ट ग्रेड होगी, अकेले फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान में 4000 प्रश्न है। आप सोच सकते हैं कितना सीटेट हुआ है, कितना एस्टेट हुआ है, जाने कितनी कितनी पीटीआई की परीक्षाएं हुई हैं। अब तो लाइब्रेरियन से लेके पता नहीं कहां कहां, नेट जेआर, अब सारी मिला लो तो मनोविज्ञान के प्रश्नों की संख्या 50,000 से ऊपर है जो परीक्षा में आए हैं। एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की संख्या मोर देन 50,000 है, तो ये बहुत बार आ चुका है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम अपने यहां थर्ड ग्रेड में भी आया है और फर्स्ट ग्रेड में भी आया है राजस्थान में। खास बात क्या है इसकी, ये बॉयज में होता है। किस में होता है, तो हल्का सा आप यहीं पे लिख लो बॉयज। बॉयज का मतलब मेल में ही होता है, बॉयज का मतलब मेल।
लिखा सबने? क्या होता है इसमें? हाँ, डबल एक्स वाई, शाबाश, कल बताया था आपको। यस, डबल एक्स वाई होता है इसमें। वही वाली बात है ना, सुपरमैन सुपर वुमेन। मतलब है तो लड़का, लड़का कैसे बनता है? डबल एक्स से बनता है कि एक्स वाई से? एक्स वाई से। और इनके क्या हो गया? एक्स वाई वाई, नहीं डबल एक्स वाई। इसका मतलब ये लड़का तो है, पर लड़की है। अब लड़का है और लड़की है तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी को, सेक्स वाली चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, सेक्स क्रोमोसोम कितना इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनमें लड़कियों जैसी हो जाती हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, डेवलपमेंटल डिले तो इनका होता ही है, विकास, ब्रेन और बॉडी का विकास तो इन सबका ही धीमे होता है। इनके बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जिनमें मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम भी है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी है, पर कुछ ऐसे गुण हैं जो इनको औरों से अलग कर देते हैं। जैसे इनके ब्रेस्ट टिश्यूज बड़े हो जाते हैं, समझते हो ना? ब्रेस्ट टिश्यूज बड़े हो जाते हैं, इनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते, और ये मतलब फर्टाइल, मतलब संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, और ऐसे लोग बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं। इनकी आईक्यू भी वही मैक्सिमम 40 तक जा सकती है। खास बात ये याद रखना है कि ये बॉयज में होता है, ऐसा परीक्षा में आया है, और ये बॉयज एक्स वाई नहीं होके एक्स एक्स वाई होते हैं। लिखो पहली बात। क्या लिखोगे? किन्नर नहीं होते, वो तो ट्रांसजेंडर होते हैं। दो सवाल है, दोनों ही कमाल के। ये तो कह रही किन्नर होते हैं क्या? तो ये किन्नर नहीं होते, ट्रांसजेंडर नहीं होते, ये मेल होते हैं, बॉयज होते हैं, है ना, पर मतलब पूर्णतया केपेबल नहीं होते। दूसरी बात मैडम कह रही है कि गंजे होते हैं क्या? तो लड़कियां गंजी होती हैं क्या? लड़कियां गंजी होती हैं, इसलिए लड़कियां गंजी नहीं होती तो ये भी गंजे नहीं होते। सर पे बाल इनके भी होते हैं, पर पुरुषों के कुछ एक्स्ट्रा बाल होते हैं, वो बाल इनके कम होते हैं, डिक्रीज हेयर। इनकी सेक्स ड्राइव भी बहुत कम होती है, इनमें स्पर्म काउंट भी बहुत कम होता है, इसलिए बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बौद्धिक क्षमता तो होती है, बौद्धिक क्षमता के ही सारे बिंदु हैं। मेन बात क्या है, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी शायद परीक्षा में कि साहब स्पर्म कम होता है, पर आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि आप बाल नहीं होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इनका मेंटल लेवल क्या होता है, कम होता है। कौन? कॉफी विद करण? वो डिफरेंट कहानी है, वो कुछ और कहानियां हैं। ओके, आप लिखो इसमें, क्या लिखोगे? लिखो इनमें या इनका शरीर व मस्तिष्क, इनका शरीर व मस्तिष्क किससे बना होता है? एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम से निर्मित होता है। हम सबका एक्स वाई से है या एक्स एक्स से है, पर इनका एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम से निर्मित होता है। देखो देखो, एक टॉपिक है आपके, डिलिंक्वेंट चाइल्ड, सुना है कभी? डिलिंक्वेंट क्या होता है? डिलिंक्वेंसी सुना है पारुल? बाल अपराधी, वो भी आपके टॉपिक है, करवाएंगे। तो बाल अपराधी होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं एक्स वाई वाई। वो क्या होते हैं? एक्स वाई वाई, मतलब एक्स वाई से पुरुष बन गया, मेल बन गया, पर एक वाई और आ गई तो ज्यादा ही मर्द बन गया वो। तो ज्यादा ही मर्द बन गया तो क्या किया उसने? अपराध की दुनिया में चला गया। वो एक्स वाई वाई है, और ये क्या है? एक्स एक्स वाई है। ओके, इनका किस में होता है ये ध्यान रखना है। क्लाइनफेल्टर किस में होता है? बॉयज में होता है। ओके, इनका शरीर में मस्तिष्क एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम से निर्मित होता है। दूसरी बात दूसरी क्या खास बात थी? लिखो, लिखें आप। बौद्धिक रूप से अशक्त, बौद्धिक रूप से अशक्त
इन बालकों की बौद्धिक रूप से अशक्त, इन बालकों की बुद्धि लब्धि 40 तक हो सकती है, 40 तक हो सकती है। और तीसरी बात लिख लो, इनमें गर्ल्स वाले, लड़कियों वाले लक्षण पाए जाते हैं। एक चीज और भी आती है इसमें, हाइपोटोनिया। किसी ने सुना? हाइपोटोनिया पे भी अपने प्रश्न आए। इनमें लड़कियों वाले लक्षण पाए जाते हैं, पर हाइपोटोनिया ज्यादा महत्वपूर्ण आएगा। आपके एक और सिंड्रोम आएगा, वहां पे मैं लिखाऊंगा। आपने किसी ने नाम सुना हाइपोटोनिया? हाइपोटोनिया क्या होता है? हाइपोटोनिया होता है जिसमें एक इंग्लिश में शब्द आता है कि लो मसल टोन, मतलब मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। हाइपोटोनिया में क्या होता है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, उनका पोस्चर भी ठीक नहीं रहता, ठीक ढंग से वो ही नहीं कर सकते, दौड़ना भागना चलना फिरना, पोस्चर से नहीं रहता, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ जाती है शरीर में, ठीक है ना, कोई चीज को पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिया। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिया क्लाइनफेल्टर में भी है, और हाइपोटोनिया एक और सिंड्रोम आएगा, किसी ने सुना हो तो प्रेडर विली सिंड्रोम, ये भी आया परीक्षा में, उसमें मैं आपको लिखाऊंगा। अभी इसमें 3 बातें, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरा लिखो, टर्नर सुना? टर्नर, टर्नर व रेट, एक साथ ही लेता हूं मैं। टर्नर व रेट सिंड्रोम, ये भी परीक्षा में आया है। अब यह मत बोलना किस में आया है। टर्नर व रेट सिंड्रोम। इसके आगे क्या लिखोगे? गर्ल्स, ये लड़कियों के हैं साहब। टर्नर व रेट सिंड्रोम। एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है, चलो आप आइडिया लगाओ। अरे वाह, शाबाश आशीष, हमारा बच्चा। टर्नर में एक्स मिसिंग होता है। टर्नर में क्या होता है? एक्स मिसिंग होता है। इसका मतलब वो लड़की है पर लड़की नहीं है, लड़की है पर लड़का नहीं है। मतलब लड़का वाई होता तो लड़का होती, हल्का सा वाई होता तो लड़के वाले गुण आते, पर उसमें एक्स मिसिंग है। इसका मतलब लड़की होके भी लड़की नहीं है, क्योंकि वो सेक्सुअली और डेवलप नहीं होती, ठीक है। ऐसी लड़कियां हार्ट प्रॉब्लम रहती है उनको, और बीमारियां हैं ये, ठीक है ना, कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। हार्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं, वही हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, सीखने में समझने में इनमें सब में प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली फर्टाइल नहीं होती, मां नहीं बन सकती। ये टर्नर है। लगभग ऐसी बात रेट में है, तो लिखो लड़कियों में पाई जाने वाली, लड़कियों में पाई जाने वाली इस प्रकार की, लड़कियों में पाई जाने वाली इस प्रकार की गुणसूत्र विसंगतियों में, लड़कियों में पाई जाने वाली इस प्रकार की गुणसूत्र विसंगतियों में एक नहीं, सिंगल को क्या बोलेंगे? एकल। शाबाश, क्या बात है, बड़े विद्वान हो हमारे बच्चे। ओके, लड़कियों में पाई जाने वाली इस प्रकार की गुणसूत्र विसंगतियों में एकल गुणसूत्र, ब्रैकेट में लिख दो केवल एक्स ही पाया जाता है, केवल एक्स ही पाया जाता है। हालांकि टर्नर की बात है, पर टर्नर और रेट को साथ ही लेते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक एक्स ही पाया जाता है, तो बाकी लड़कियों में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स, और इनमें क्या पाया जाता है? एक एक्स। इसका मतलब इनके टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 45। इनके कितने हो गए टोटल? 45। एक बात और लिख लो,
लिख रहे हो ना सब लोग? लेकिन इस श्रेणी की लड़कियों में, इस श्रेणी की लड़कियों में लिखने पढ़ने, इस श्रेणी की लड़कियों में लिखने पढ़ने व पेशीय समन्वय, लिखने पढ़ने व पेशीय समन्वय, ये हिंदी के शब्द हैं जो बदलते रहते हैं। पेशीय समन्वय वोटर स्किल्स को बोलते हैं। पेशीय समन्वय के साथ साथ, इस प्रकार की लड़कियों में लिखने पढ़ने व पेशीय समन्वय के साथ साथ हृदय संबंधी समस्याएं, हृदय हार्ट, पेशीय समन्वय के साथ साथ हृदय संबंधी हार्ट प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं, हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। और एक बात और, फर्टाइल के लिए क्या कर सकते हैं? जन्मनी, जन्म देना। लिखो, ये संतानोत्पत्ति, ये संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति, ये संतानोत्पत्ति में असमर्थ होती है, ये संतानोत्पत्ति में असमर्थ होती है। सिंपल, ध्यान देंगे। डाउन सिंड्रोम का एक नाम ट्राइसोमी 21 है। क्या नाम है? ट्राइसोमी 21 है, क्योंकि वहां 21वें गुणसूत्र में एक्स्ट्रा गुणसूत्र बन जाता है। वहां कुल गुणसूत्र होते हैं 3, 21वें में कितने होते हैं? 3। और डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 को ही हम बोलते हैं मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। इनकी आईक्यू सबसे कम होती है और इनकी आईक्यू 25 तक होती है। कितनी होती है? 25 तक। दूसरी बात ध्यान रखने की है कि क्लाइनफेल्टर होता है बॉयज में और टर्नर और रेट किस में होते हैं? गर्ल्स में होते हैं। क्लाइनफेल्टर में बॉयज में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, कौन सा? एक्स बढ़ गया, इसलिए वो लड़के होके भी लड़कियों जैसे हो गए। और टर्नर में क्या होता है? एक ही एक्स होता है, इसलिए वो एक ही एक्स से काम चलाती हैं, इसलिए कुछ महिला स्त्रियोचित गुणों से वंचित रह जाती हैं। बात समझ आ रही है? सिंपल, बोलो नेक्स्ट, आगे चलो। फ्रेजाइल एक्स भी बहुत है परीक्षाओं में। फ्रेजाइल एक्स, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये इंग्लिश के जैसे नाम है तो ये रहेंगे, हिंदी अनुवाद इनका नहीं होता। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसमें पता क्या होता है? फ्रेजाइल शब्द आपने कभी सुना कहीं? फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रोकन। मतलब इनमें क्या होता है? इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा कॉपी भी नहीं होती, कुछ मिसिंग भी नहीं होता। लिखांगे नहीं सबने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं, पर आपको सबकी लिखने की जरूरत नहीं है। खास बात क्या है? ना तो कोई बढ़ता है ना कोई कम होता है, बल्कि एक एक्स वीक हो जाता है, टूटा हुआ जैसा होता है। अब जब वीक हो गया तो फिर कुछ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करता है। वो क्या है? वो लिखो, लिखें आप। इस सिंड्रोम से पीड़ित, हालांकि ये बॉयज गर्ल्स दोनों में होता है, लेकिन ज्यादा सीवियर बॉयज में होता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित बालकों में, इस सिंड्रोम से पीड़ित बालकों में एक्स दुर्बल, कई बार आपने देखा दुर्बल संलक्षण भी बोलते हैं इसको, इसीलिए एक्स दुर्बल पाया जाता है। एक्स दुर्बल पाया जाता है, जिसके कारण एक्स दुर्बल पाया जाता है, जिसके कारण बौद्धिक न्यूनता, जिसके कारण बौद्धिक न्यूनता के साथ साथ, जिसके कारण बौद्धिक न्यूनता के साथ साथ निम्न विशेषताएं, जिसके कारण बौद्धिक न्यूनता के साथ साथ, मतलब बौद्धिक न्यूनता होते ही हैं, बौद्धिक न्यूनता के साथ साथ
निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। एक्स दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ब्रोकन है, फ्रिजाइल है, जिसके कारण से ऐसे बालकों में बौद्धिक न्यूनता के साथ साथ क्या होता है, निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। लिखा सबने? ओके, तो 3-4 बातें हैं इसमें छोटी छोटी। क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है लिख रहे हो ना? पहली बात तो लिखो, ये पहली बात ये लिखो, ये ऐसे लिखना, माइल्ड से मॉडरेट, यानी इसमें ऊपर वाली चीजें दोनों, ये माइल्ड से मॉडरेट वर्ग में आते हैं, ये माइल्ड से मॉडरेट वर्ग में आते हैं। इसका मतलब 35 से 70 के बीच में। ओके, शाबाश, इतना लिखना है, ये माइल्ड से मॉडरेट वर्ग में आते हैं। श्वेता कहां खो गई आप? ठीक हो ना? माइल्ड से मॉडरेट। चैनल सब्सक्राइब किया? पुराने वीडियोस देखे? हाँ, आराम से देख लेना। चलिए, पहली बात, अभी मैडम और बात लगा ली हो गई, आज मत लगा, आज पढ़ेंगे। अभी इसके बाद एक टॉपिक और कराना है, एलडी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, फिर वीक में 2 दिन की क्लास अभी मेरी डिसाइड है, हर फ्राइडे हर सैटरडे, ठीक है ना? बाद में फिर देखेंगे ज्यादा करने की, पर अभी 2 दिन से काम चल जाएगा मेरे को लगता है आराम से ना, क्योंकि हम आपको लगभग कितनी 100 क्लासेस दे चुके हैं, 100 क्लासेस हो गई हमारी साइकोलॉजी की। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास ऑनलाइन वाला कोर्स नहीं है? हाथ खड़ा करें। ओके, चलिए नीचे करो। किस किस के पास है बताना? ओके, हाँ, देखो आप लोग जो ऑफलाइन में आते हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात? ऑफलाइन में आते हो, सबको ऑनलाइन देना ही देना है, पर एक्चुअली मैंने कहा भी था, तो बेटा सर ने कहा कि सर फिर ये आएंगे नहीं, तो मैंने कहा देख लो आप, तो थोड़ा सा इसलिए डिले किया, क्योंकि यहां पढ़ने, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो हमसे, है ना? फिर यहां पढ़ने के बाद घर जाओगे तो आपके सामने सारा रिकॉर्डेड ऑनलाइन रहेगा, जो भी बातें अपन ने करी ना यहाँ पे, कितनी बार मैडम से चाय पी, वो सारी बातें आपको सुनेंगी, तो फिर वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? फिर भी किसी को लगता है, नंबर 2, कुछ लोग बच्चे जैसे लेट आ रहे हैं, है ना, लेट ज्वाइन किया, तो उनके सामने ऑप्शन रहेगा कि आप, अगर आपको लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैकेंसीज बाय द वे जल्दी आती हैं, तो फिर कुछ रणनीति बदल देंगे, है ना? फिर आपका और हमारा टाइम थोड़ा बहुत कीमती रहेगा, तो उस स्थिति में आपको पहले ही दे देंगे। फिर ये लगता है जैसे मान लो आप लेट आए हो, है ना, तो क्या करते हैं बच्चे, बहुत वो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ से भी पढ़ते हैं, खुद नोट्स बनाने में उनको जोर आता है, आपको सबको जोर आता है ना? लेकिन जो खुद नहीं बनाते उनको, उनकी कोई ना कोई कमजोरी रह जाती है परीक्षा में। तो फिर जैसे आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो फिर जैसे हमने पढ़ाई नहीं है, बहुत सी बातें निकल गई, तो फिर जैसे ही इसके बाद ये तो चले जाएंगे जिनका हो गया, और आप रह जाओगे, फिर नए बच्चे आएंगे, तो वो नए बच्चे आपको वहीं पे ज्वाइन करेंगे, उसी साइकिल में जिस जो टॉपिक चल रहा है उससे ज्वाइन करेंगे, तो आप ऑफलाइन पढ़ लोगे, और आपको अगर ऐसे दे दिया तो फिर ऑफलाइन में भी आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो ये थोड़ा सा इश्यू था। फिर भी आप चाहोगे तो सबको दिलवा दूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं है ना? हाँ, तो अभी ऑफलाइन ज्यादा ठीक रहेगा ना, क्योंकि आप फिर एक साथ इतना बहुत सहन भी नहीं कर पाओगे। ओके, पहली बात लिखी, माइल्ड से मॉडरेट। कौन सा सिंड्रोम चल रहा है? फ्रेजाइल एक्स। कौन सा चल रहा है? फ्रेजाइल एक्स। जल्दी करो। दूसरी बात, इसमें 2-3 बातें हैं। तो पहली बात, पहली विशेषता तो इनकी हो गई, ये माइल्ड से मॉडरेट की कैटेगरी में आते हैं। जाओ बेटा, कोई बात नहीं, माइल्ड से मॉडरेट की कैटेगरी में आते हैं। लिखा सबने? बोलो, लिखा? दूसरी बात लिखो, ये वो शब्द आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, अधिगम अक्षमता या अधिगम असक्तता। बात एक ही है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, तो एलडी लिख दो शॉर्ट में। ये अधिगम अक्षमता ब्रैकेट में एलडी के शिकार भी होते हैं। एलडी क्या है अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। पहली बात, ये बच्चे माइल्ड और मॉडरेट होते हैं। दूसरी बात, ये अधिगम अक्षमता एलडी के शिकार भी होते हैं। तीसरी बात, इनको एडीएचडी सुना है? इनको एडीएचडी, एडीएचडी का पूरा नाम परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, किस किस को आता है एडीएचडी का पूरा नाम? शुरू शुरू में तो आप बहुत बताती थी गरिमा, आजकल क्या हो गया?
बड़े वाली गरिमा। हाँ चलो, इधर से कोई बताएगा एडीएसडी? बेटा इधर से अभिषेक, टी शर्ट। बहुत दिन गुजरे, आपका नाम नहीं लिया। बताओ निशा। चलिए सुने, एडीएचडी आप सुन रहे हो ना मेरी बात? इसकी फुल फॉर्म आती है परीक्षा में। एडीएचडी में दो चीजें होती हैं, देखो ध्यान से बोर्ड पे। पहले ए से बनता है अटेंशन, क्या बनता है? डी से बनता है डेफिसिट। तो ये अटेंशन डेफिसिट है एक। तो अटेंशन डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बोलो। अवधान न्यूनता, यानी इनका ध्यान एक जगह पे नहीं टिकता। देखे ना आपने, बहुत से बच्चे बड़े हो गए फिर भी एडीएचडी के शिकार हैं, तो एक जगह ध्यान टिकता ही नहीं है, ऐसे भटकते रहते, मन लगता ही नहीं है एक जगह, वो अटेंशन डेफिसिट है। साथ में दूसरी बीमारी भी है, एच से बनता है हाइपर और डी से बनता है एक्टिविटी डिसऑर्डर। से बस अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरी चीज इनकी ये होती है कि जैसे छोटे बच्चों में होता है, लगभग सारे होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी ऐसा ही करते हैं कि वो एक जगह टिकते ही नहीं है, उनके पांव में चक्की लगी, ऐसा बोलते हैं ना, पंख लगे, इधर 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 थोड़ा इसको पटका, आप पकड़ के बैठा लो, छुड़ा के चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं वो। तो ये बीमारी होती है एडीएचडी। क्या बीमारी होती है? एडीएचडी। इसको हिंदी में बोलते हैं अवधान न्यूनता एवं अतिक्रिया विकार। परीक्षा में फुल फॉर्म आ चुकी है, तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे आप इनको। एडीएचडी पहले इंग्लिश में लिखो, अटेंशन इंग्लिश में लिखो सब लोग, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन में डबल टी है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अरे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी लिखा सही नहीं है, आप लिख लेना। नहीं, हाइपर अटेंशन, अटेंशन डेफिसिट ही है, डेफिशिएंसी नहीं है, डेफिसिट ही है बेटा। डेफिसिट DEFICITE। ओके चलिए, स्पेलिंग मैटर नहीं करती। तो अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट है, डेफिशिएंसी नहीं है। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपको पता है नाम कितना खतरनाक होता है? मुझे याद है अपने यहां पे, सुन रहे हो, थर्ड ग्रेड में प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था सुने? RTE 2009 का पूरा नाम बताओ। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन थे, हिंदी में बताना था। बोलिए क्या? और चार में भी दो ऑप्शन एक जैसे थे, जिसमें एक ऑप्शन था अनिवार्य व निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या बोला मैंने, सुनना? अनिवार्य व निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9 बी ऑप्शन में था। वो जो करके आया उसका गलत हुआ। यस, क्योंकि पहले निशुल्क आएगा, पहले क्या आएगा? निशुल्क। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसने किया उसका राइट था। 2011 वाले राजस्थान की बात तो खैर हमारे अलावा कोई करता ही नहीं है राजस्थान में, वो भी कराएंगे हम आपको, ठीक है ना? वो थर्ड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में आपका फर्स्ट पेपर है ना, एजुकेशनल मैनेजमेंट, उसके सरताज हैं हम। एक भी चीज बाहर नहीं जाती, एक भी सिंगल, और वो सब करेंगे। पहले साइकोलॉजी को अपन कैप्चर करते हैं। फर्स्ट ग्रेड में 60 नंबर, सेकंड ग्रेड में 40 नंबर, और सेकंड ग्रेड में वो दूसरी कमाल की चीज क्या है पता है आपको? टीचिंग मेथड्स। तो वो सारी, तभी तो टॉप करेंगे, है ना? वो सारी चीजें आपको देंगे, पर बस वही है ना कि आप इसके पात्र बने रहो। यू डिजर्व इट। पात्र के अब पढ़ाएंगे तो पहले ऐसे चल रहा है, पहले इसको पूरा करेंगे फिर बाकी चीज करेंगे अपन। हिंदी वालों को इसलिए टेंशन नहीं है कि घनश्याम जी और मैं दोनों, हम वो भी देंगे, वो भी परफेक्ट रहेगा, मेरा परफेक्ट रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद कराऊंगा ना, ये एक ये टॉपिक बचा है, इसके बाद एक सेकंड ग्रेड का टॉपिक और है, सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला, हैबिट्स वाला। वो होने के बाद फिर फर्स्ट ग्रेड के टीचिंग मॉडल और आईसीटी शुरू करेंगे, और सेकंड ग्रेड के अधिगम और वो चीजें शुरू करेंगे जो बाकी रह गई। हाँ,
अभी ये तीनों में है, अभी तक जो भी चल रहा है वो तीनों में है, ठीक है ना। इसके बाद केवल एक ही टॉपिक रहेगा, वो पहले सेकंड ग्रेड वाला वो पहले करेंगे, है ना, आपके भी सबके काम आएगा वो, ठीक है। और फिर फर्स्ट ग्रेड वाले टीचिंग मॉडल्स करेंगे, तो इनको अलग कर देंगे ऑफलाइन के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसका हिंदी में भी लिखो, कोमा, अथवा, अथवा कर दो, अथवा। ये लिखा सबने एडीएचडी बोलो, ओके, अथवा, अथवा कर दो, कोमा कर दो, फिर ब्रैकेट बंद कर देना। वो है अवधान न्यूनता। देखो शब्दों से खेलना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना आप? आपकी वोकेब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश में चीजों को समझना कंसेप्चुअली तभी संभव हो सकता है जब हम शब्दों से वाकिफ हों, परिचित हों। अवधान न्यूनता एवं, अब आशीष ने कितना बढ़िया बताया, अतिक्रिया विकार। आशीष खाली साइकोलॉजी पढ़ने आते हो क्या? अवधान न्यूनता एवं अतिक्रिया विकार। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की खास बात है कि इन बच्चों को माइल्ड मॉडरेट आईडी तो होता ही है, साथ में इनको एलडी भी होती है, साथ में इनको एडीएचडी भी होता है, और साथ में उनको एएसडी भी होता है। क्या होता है? एएसडी। तो तीन बातें आपने लिख ली। पहली बात कौन सी लिखी? माइल्ड मॉडरेट वाली। दूसरी बात एलडी वाली। तीसरी बात एडीएचडी वाली। और चौथी बात लिखो एएसडी वाली। बस चौथी लिखो एएसडी। एएसडी कोई खास बात नहीं है, ब्रैकेट में लिख दो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लियो कैनर वाला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये भी एक अम्ब्रेला टर्म इसलिए है कि इसमें बहुत सी चीजें एक साथ होती हैं, बहुत सी बातें हैं। बौद्धिक रूप से भी कमजोर होते हैं, इनका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, इनकी भाषा का विकास नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, दूसरों से नजरें नहीं मिलाते, छुप जाते हैं। बाकी दुनिया जिन खिलौनों से खेलती है ये उनसे डरते हैं, किसी एक चीज की तरफ बस देखने लगे तो फिर देखते रह जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी बार बार करते हैं। बस इनकी ये 4-5 बातें ही हैं। तो ये एएसडी वाले बच्चे भी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के तहत आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जो मोस्टली बॉयज में होता है। सुन रहे हो मेरी बात? और इसमें कितनी खास बात है? 4 खास बात है। कितनी? 4। पहली बात तो इसका नाम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्यों हुआ? एक्स मिसिंग है कि एक्स कमजोर है? कमजोर है, दुर्लभ नहीं, दुर्बल। तो इस फोन पे क्या कर रहा है? क्या देख रहा है फोन पे? बंद कर, इसको नीचे रख दे। तो दुर्लभ भी बोलेगा फिर तो। ओके, क्लियर? फ्रेजाइल एक्स। आगे चले? ओके, चलो क्या आगे? चलिए मेरे को जल्दी से बताएं। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एक नाम था मंगोलिज्म। क्या था? मंगोलिज्म। उसमें कौन से गुणसूत्र में? ट्रिपल, 21वें नंबर में। और उनकी आईक्यू कितनी? 0 से 25। आईक्यू कितनी? 0 से 25। फिर लड़कों वाला कौन सा था? क्लाइनफेल्टर। कौन सा था? क्लाइनफेल्टर। और क्लाइनफेल्टर की खास बात उनमें क्या होता है? एक्स वाई, डबल एक्स हो गया। उसके बाद लड़कियों वाले 2 कौन से थे? टर्नर और रेट। और उसके बाद कौन सा आया? फ्रेजाइल एक्स। कौन सा आया? फ्रेजाइल एक्स। फ्रेजाइल एक्स की खास बात, इसमें एक्स कमजोर होता है, लेकिन इसके साथ दूसरी 4 बातें हमको याद रखनी है। बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं, लेकिन इनका आईक्यू लेवल औरों से थोड़ा बेहतर है, पर 70 से कम है, इसलिए इसमें माइल्ड और मॉडरेट दोनों आते हैं। बोलो कौन से आते हैं? माइल्ड और मॉडरेट आते हैं। दूसरी बात, ये किससे ग्रसित होते हैं? एलडी से। शॉर्ट में बोलो एलडी, बोलो सब लोग एलडी। और डिटेल में बोलो लर्निंग डिसेबिलिटी। बोलिए लर्निंग डिसेबिलिटी। तीसरी बात एडीएचडी। तीसरी बात एडीएचडी। एडीएचडी में ए से बनता है अटेंशन, डी से डेफिसिट, एच से हाइपर एक्टिव, और लास्ट वाले डी से डिसऑर्डर। और चौथी बात एएसडी। बोलिए एएसडी। इसका पूरा नाम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म क्या होता है आप आराम से समझ सकते हो, है ना। जो बच्चे जिनका भाषा कौशल विकसित नहीं होता, जो बच्चे बार बार कोई शारीरिक गतिविधि करते रहते हैं, जो बच्चे दूसरों से नजर नहीं मिलाते, जो पूरी दुनिया से शर्माते हैं, अकेले में रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, ऐसे बच्चे ऑटिज्म बच्चे कहलाते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी मनाया जाता है, पता ना आपको? बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट, अगला, थोड़ा जल्दी। अगला है
प्रेडर-विल्ली, प्रेडर-विल्ली सिंड्रोम 5 नंबर है, जो भी है, प्रेडर-विल्ली सिंड्रोम, प्रेडर-विल्ली। PWS के नाम से प्रसिद्ध है, प्रेडर-विल्ली सिंड्रोम। इसमें दो ही बातें हैं। क्या दो बातें हैं? पहली बात तो इनमें मतलब इन बच्चों में, इनमें 15वें गुणसूत्र में एक जीन कम पाया जाता है। और दूसरी बात, बुलिमिया नर्वोसा सुना आपने? बुलिमिया नर्वोसा क्या था? यस, अनोरेक्सिया नर्वोसा में तो खाते ही नहीं है, बुलिमिया नर्वोसा में ज्यादा खाते हैं, फिर उसको वापस निकालते हैं। बिंज ईटिंग आपने सुनी है? बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग भी वो है कि ठूस ठूस के खाते हैं, उसमें नहीं करते, उल्टी तो इसी में करते हैं। क्या था? हाँ तुमको, हाँ बुलिमिया, तो बुलिमिया नर्वोसा ही तो बोला हमने। अनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? ज्यादा खाते हैं, फिर उसको लेक्सिक मतलब वो वमन वेरिएशन करके निकालते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? खाते ही नहीं है, डर लगता है कि मैं मोटी ना हो जाऊं, ये लड़कियों की बीमारियां हैं। और बिंज ईटिंग में क्या होता है? बिंज ईटिंग जिनको होता है उनको पता नहीं रहता कि मेरा पेट भर गया, क्या वो खाते रहते हैं ठूस ठूस के, फिर बीमार हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो प्रेडर-विल्ली सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है? 15वें में प्रॉब्लम आ गई तो इस कारण से बहुत तेज भूख लगती है। क्या होता है? बहुत तेज भूख लगती है, और एक हाइपोटोनिया होता है। इसकी दो बड़ी बातें लिखो। इन बालकों को तीव्र भूख लगती है। बोलो, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस कारण से भूख लगती है ना? कमाल। इन बालकों को तीव्र भूख लगती है। और एक बात और लिख लो, ये हाइपोटोनिया, ये आया परीक्षा में, ध्यान रखना। केवल एक शब्द का मतलब आपको पता हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये हाइपोटोनिया, ब्रैकेट में लिख दो, मांसपेशीय कमजोरी, मांसपेशीय कमजोरी या पेशीय कमजोरी भी कह सकते हैं। मांसपेशीय कमजोरी, वीक मसल होते हैं इनके, ब्रैकेट बंद। ये हाइपोटोनिया, ब्रैकेट में मांसपेशीय कमजोरी से ग्रसित होते हैं, से ग्रसित होते हैं। ओके, लास्ट, अभी एलडी करेंगे, बहुत शानदार है। लास्ट है, जो भी नंबर था, विलियम्स, वो था प्रेडर-विल्ली, ये है विलियम्स सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? विलियम्स सिंड्रोम। बस इसमें एक ही बात है, दो बातें। विलियम्स सिंड्रोम की पहली बात, इनमें मतलब इन बच्चों में जिनमें सिंड्रोम होता है, इनमें वो था 15वां और ये 7वें नंबर का। इनमें 7वें क्रोमोसोम, कभी क्रोमोसोम लिखता हूं, कभी गुणसूत्र लिखता हूं, जानबूझ के लिखता हूं ताकि तुम होश में रहो। हाँ, बात तो एक ही है ना? इनमें 7वें क्रोमोसोम में एक जीन कम हो जाता है। 7वें क्रोमोसोम में एक जीन कम हो जाता है। जीन क्रोमोसोम को समानार्थी मान के चलेंगे हम, डीएनए के लिए दोनों जिम्मेदार है। कम हो जाता है। हम तो जब पढ़ते थे साइंस तो हमें एक ही शब्द याद था, वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी।
वो आरएनए था, तो कभी भी ये सही नहीं होता। तो आरएनए की जगह हम डीएनए लिखते थे, उसकी जगह वो लिखते थे। हालांकि हम श्वेता आपके सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के। मैंने जो 13 जॉब की है उसमें मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल नहीं है। उसका मैंने एंटर किया था मुंबई से, कब परेड हमारा ऑफिस था। और उसके अलावा मैंने कंपटीशन में 13 जॉब हासिल किए, 13 नौकरी। एक 3-4 ज्वाइन किए मैंने। एक सबसे पहले मैं टीचर के रूप में ज्वाइन किया, जो आज भी मैं वापस लौट के, कहते हैं ना बुद्धू घर को आए, वापस वही कर रहा हूं। सलोने के गांव में हूं। ये इंटर्नशिप हमारे पास ही कर रही थी। और 20 में मैक्सिमम 4 साल में पुलिस इंस्पेक्टर रहा, और 2 और ज्वाइन किए थे। उसके अलावा ज्वाइन नहीं किए थे। चलिए, 7वें क्रोमोसोम में एक जीन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका प्रभाव क्या होता है देखो। इनको भाषा से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। भाषा से संबंधित समस्याएं होती हैं। छंद अलंकार नहीं पढ़ सकते, मतलब डिस्ग्राफिया नहीं है, पढ़ लेते हैं पर समझ में नहीं आता। इनको भाषा से संबंधित समस्याएं होती इनको भाषा से संबंधित समस्याएं होती। बस ये 7 सिंड्रोम हैं जिनमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा, पक्का ही मिलेगा। कभी भी हो सकता है रीट पात्रता में, हो सकता है रीट मेंस में, हो सकता है सेकंड ग्रेड में, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में, हो सकता है सीटेट में, हो सकता है लाइब्रेरियन में, हो सकता है कहीं और, हो सकता है कहीं और, कहीं और, कहीं और, कहीं भी। बोल, सेकंड ग्रेड में पात्रता मुझे लगता है कि डिपेंड्स। पहली जो भर्ती आएगी ना, अभी सुन रहे हो ना, पहली भर्ती आएगी उसमें शायद पात्रता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्तियां अगर चुनाव से पहले निकलती हैं, सुन रहे हो मेरी बात, कोई भरोसा नहीं है, आज घर पे जाएं तो तभी सामने मिल सकती है आपको, कभी मिल सकती है। तो अभी एक भर्ती अगर आती है अभी या फिर चुनाव के तुरंत बाद, तो बिना पात्रता के ही कर लेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति को चरणों में लागू कर रहे हैं। लेकिन यह कंफर्म है कि अगर 2024 के बाद जो भी भर्तियां आएंगी सब में पात्रता लागू रहेगी। पर पात्रता तो कोई इश्यू नहीं है। कल एक लड़की मेरे को वो कर रही थी कमेंट कि सर आप विरोध करो नई शिक्षा नीति का। तो नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों करें? पहली बात तो जो भी चीज हो रही है वो सबके लिए हो रही है, ठीक है ना, और कुछ बेहतर ही होगा, इसलिए कभी चिंता नहीं करें इस बात की, पढ़ते जाओ आप तो। ओके, अभी देखो इसमें एक थोड़ा सा मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। एलडी से पहले एक छोटी सी बात और है, कर लें क्या अपन? ओके, ये था मंदबुद्धि बच्चों के कोजेज में पहला क्रोमोसोम वाला। अब सिंगल जीन में कुछ नहीं है, केवल नाम लिखने, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेंगे। दूसरा, तो आपने एक ए पॉइंट बनाया था, पहले बनाया था कि नहीं? अब बी बनाओ। एकल जीन विसंगति, एकल जीन विसंगति, सिंगल जीन डिसऑर्डर। इसके 2 एग्जाम्पल है, इसके 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है जो अपने आया था पिछली बार, जो कैंसिल हो गया था शायद उसमें, या फिर साइंस मैथ वाले लेवल 2 में आया था, याद करना। फ्लाइन, याद आया? आशीष याद करो। फ्लाइन केटान्यूरिया, फ्लाइन केटान्यूरिया, एल वाला आया था, फ्लाइन केटान्यूरिया। एल तो सेकंड ग्रेड में आया था, अभी जो वापस हुई थी उसमें, फ्लाइन केटान्यूरिया। 2 एग्जांपल है। फ्लाइन केटान्यूरिया क्या होता है? एक्चुअली आपने एक नाम सुना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जानते हो क्या? हमारे बॉडी और ब्रेन जब बनते हैं तो सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म का मतलब है हर अंग तक सही से चीजें पहुंच जाए। तो प्रोटीन अगर सही नहीं पहुंचता ब्रेन में तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ये वो बीमारी है फ्लाइन केटान्यूरिया, इसको बोलते हैं प्रोटीन, ऐसा लिख लो आप, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? यस, उपापचय, प्रोटीन उपापचय। निशा आपके सब्जेक्ट है क्या? ओके, प्रोटीन उपापचय
में असंतुलन या प्रोटीन उपापचय के कारण। उपापचय अपने आप में ही गड़बड़ है क्या? उपापचय सही शब्द है कि मतलब उपापचय का मतलब प्रोटीन ठीक ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा? प्रोटीन उपापचय में असंतुलन लिखें या प्रोटीन उपापचय के कारण लिखें? चलिए में असंतुलन। बस इतना ही, मतलब ब्रेन तक सही प्रोटीन नहीं पहुंचा। हाँ, सही जगह नहीं पहुंचा, तेरे पे मेरी नजर है। ब्रेन तक सही प्रोटीन नहीं पहुंचा, इसका मतलब बौद्धिक रूप से कमजोर हो गए, यह मतलब इसका। सिंपल नाम है ये नाम हमको ध्यान रखना, फ्लाइन केटान्यूरिया। क्या नाम है? फ्लाइन केटान्यूरिया। ये एक ऐसी गड़बड़ है जिसमें हमारा ब्रेन ठीक तरह से डेवलप नहीं होगा, बॉडी ठीक तरह से डेवलप नहीं होगी। और दूसरा इसका एग्जांपल है जो मैं आपको बता चुका हूं, हाइपोथायरॉइडिज्म वाला था, क्रिटिनिज्म। यस, दूसरा क्रिटिनिज्म है, दूसरा क्रिटिनिज्म है। यानी ये दोनों सिंगल जीन, ये क्रिटिनिज्म सिंगल जीन के कारण से होता है। नाम लिखना है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या था? बोना, क्या था वो? इसमें ब्रैकेट में आप लिख लो, क्या था वो? कौन सा? गोइटर। किससे बन? आयोडीन। यस, आयोडीन की कमी के कारण। तो ये दोनों बच्चे भी क्या हो गए? दोनों प्रकार के बच्चे भी बौद्धिक रूप से कमजोर हो गए। बात समझ आई? यानी वो जो 5-6 आपने पढ़े थे, उनके अलावा ये भी हैं एग्जाम्पल जिनके कारण से बच्चे बौद्धिक रूप से क्या हैं? कमजोर हैं, असक्त हैं। एक है फ्लाइन केटान्यूरिया, ये होता है प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, उपापचय में गड़बड़ हुई तो। और दूसरे क्रिटोनिज्म है, जो आयोडीन की कमी के कारण से बोने रह जाते हैं। आयोडीन की कमी के कारण 3 फीट तक हाइट होती है इनकी, 3 फीट लंबाई। आयोडीन की कमी के कारण कितने फीट लंबाई? 3 फीट लंबाई। अब 3 फीट के होते हैं बच्चे, बच्चे क्या वो बड़े हो गए। तीसरी बात लिखना है, सिंपल। बोलो लिखा कि नहीं? फिर पीछे वालों सही है ना? कोई टेंशन नहीं है ना? ओके, रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे साहब, सुन रहे हो ना, फ्लाइन केटान्यूरिया सिंगल जीन है कि क्रोमोसोम है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि आप क्रोमोसोम का एग्जांपल ये बताओ, इसका एग्जांपल ये बताओ। बस आपको आइडिया होना चाहिए, फ्लाइन केटान्यूरिया एक ऐसी चीज है जिसके कारण से बौद्धिक रूप से बच्चे मंदित हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? दूसरी बात, ये कोई ऐसी बात पूछी जा सकती है, परीक्षा में पूछी जाती है कि इसका रीजन क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा मिस होता है, उसमें कौन सा एक्स्ट्रा होता है। ये प्रोटीन के कारण से। क्रिटिनिज्म कौन होते हैं? 3 फीट के होते हैं। आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। इंग्लिश का एक शब्द है हाइपोथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट, तीसरी कैटेगरी है मस्तिष्क, मेल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का अपूर्ण विकास। मस्तिष्क का अपूर्ण विकास। और इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं, दोनों आपको पता है। पहला है हाइड्रोसेफेली, दूसरा माइक्रोसेफेली। MAL DEV, मालदेव नहीं है, मेल डेवलपमेंट। ये शब्द आपके बार पढ़ते हैं ना, मेल एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं, कुसमायोजन पढ़ते हैं कि नहीं? कुसमायोजन, मेल एडजस्टमेंट, वैसे मेल डेवलपमेंट है ये, डेवलपमेंट। ये लिखा करो क्योंकि बहुत आगे जाना है। एक लफ्ज हमारा इंग्लिश का वैतरणी पार करवा देगा। हाँ, ये दोनों पेनरोज वाले, क्रिटिनिज्म भी पेनरोज वाला ही था इससे पहले।
सिंपल। तो तीन तीन कैटेगरी होगी, सुन रहे हो ना। चौथी कैटेगरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लें। लिख लिया तीनों? ओके, चौथी कैटेगरी सुन लें। चौथी कैटेगरी में क्या है? चौथी कैटेगरी में कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से बौद्धिक रूप से बच्चे मंदता में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल पैदा हो जाते हैं। वो क्या कारण हो सकते हैं? वो गर्भावस्था के कुछ कारण हो सकते हैं। जब गर्भावस्था में मदर अपने यहाँ तो नहीं, पर वहां एल्कोहल यूज करती हैं, शराब पीती हैं अमेरिका में, तो गर्भावस्था में अगर ज्यादा उन्होंने ये किया, यूज किया टॉक्सिन्स, सुन रहे हो ना, तो बच्चा बौद्धिक रूप से असक्त हो जाएगा। दूसरी बात, कोई विकिरण का प्रभाव आ गया गर्भावस्था में, ठीक है। तीसरी बात, ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आ सकती है ना। ऑक्सीजन की कमी हो गई बच्चे में, तो फिर ऐसा हो सकता है। या कई बार बच्चा कुछ शक कर जाता है, तो ऐसा हो सकता है। इसी तरह से आफ्टर बर्थ, जैसे क्या कर रही हो गरिमा, मैं बोल गया कितनी बातें। आफ्टर बर्थ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने देखा होगा मरकरी, लेड वगैरह, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर किसी बच्चे ने उसका ले लिया, इनहेल कर गया, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हेड इंजरी हो जाए, कोई सर पे चोट लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह बौद्धिक असक्ता वाली चीज आ सकती है। बस महत्वपूर्ण बात एक है, वो क्या है? क्या बौद्धिक असक्ता दूर हो सकती है? यस और नो? यस और नो बोलो। यस, यह आया परीक्षा में, इसका जवाब है नो। लिखो नोट। इनको लाइफ लॉन्ग, अच्छा कुछ डिजीज भी होती है ना, मीजल्स वगैरह, कुछ ऐसी बुखार आती है, तो उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो लिखो नोट। नोट लिख रहे हो ना। बौद्धिक न्यूनता, बौद्धिक न्यूनता को शॉर्ट में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ। आईडी। सुनील, बौद्धिक न्यूनता आईडी एक कहते हैं ना स्टैटिक स्टेट है, लाइफ लॉन्ग, एक जीवन पर्यंत, एक जीवन पर्यंत चलने वाली, एक जीवन पर्यंत चलने वाली स्थिति है। बौद्धिक न्यूनता आईडी एक जीवन पर्यंत चलने वाली स्थिति है जो पूर्णतः ठीक नहीं हो सकती। ओके, जो पूर्णतः ठीक नहीं हो सकती। हो गया? ओके, अब डालिए हेडिंग, और आपका नया हेडिंग है अधिगम अशक्तता, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता। इसको बोलेंगे लर्निंग, यस, डिसेबिलिटी। हम वैसे डाइवर्जेंट लर्नर पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं अब, अधिगम अशक्त बालक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को याद है। एक बात बताता हूं छोटी सी। मयंक, वो तेरा ब्रदर है ना, उसकी बात कर रहे थे बाड़मेर, वो मेरे को कह रहा था कि सर एक्चुअली उसको मेरी बुक मिली नहीं, फर्स्ट ग्रेड वाली, सुन रहे हैं ना। हालांकि वो उसमें हमारा स्टूडेंट था, तो बाड़मेर पोस्टिंग है, तो वो शादी में मिले एक दिन हम, तो पता है वो मेरे को क्या बोल रहा है कि सर फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी कठों आई। मैंने कहा सब, तो मेरे को मिली नहीं। तो मैंने कहा क्या पढ़ी? तो उसने नाम लिया, मैंने ये पढ़ी। मैंने कहा तो ये पढ़ता है, वापस आओगे ना, तो ये पढ़ता है, सुन रहे हो ना। तो 2017 रीट राजस्थान में पहली बार पैटर्न बदला, क्योंकि उससे पहले मनोविज्ञान में पेपर बनाने वाले भी पता नहीं क्या थे, कि पढ़ाने वाले क्या थे क्या नहीं था। सुन रहे हो मेरी बात? पहली बार, मैं तो जब से पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, पहली बार पूरा का पूरा एनसीईआरटी का खेल था। और एक बहुत बड़ी मैम स्टार थी कोई साइकोलॉजी की,
इकलौती थी, मतलब ऐसा कोई घर नहीं जिसमें उसकी बुक नहीं हो। उसका, हाँ, उसके बेचारी के 3 ही प्रश्न आए 30 में से, और उसने पता नहीं कितने करोड़ों के फीस के बच्चे पढ़ा दिए। मतलब जयपुर में तो 1 बैच, 2 बैच, 400 के बैच, 800 के बैच, 1000 के बैच, 4-4 हजार रुपए ओनली साइकोलॉजी की फीस, 5,000 फीस और किताब और पता नहीं क्या क्या लफड़ा। हम गए, हमने भी देखा, तो दुख भी हुआ इस बात को लेके कि कितने बेवकूफ बच्चे हैं, पर ऑप्शन भी पता नहीं उनके पास था कि नहीं, या आज भी है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे गांव के पास में रहने वाला, जैसे मेरे स्कूल में फौजी आए थे, मेरे को पहचान नहीं पाए, वो तो पास में रहने वाला कोई बच्चा हो सकता है मेरे से नहीं पढ़ता। सुन रहे हो मेरी बात? तो वहां मेरे को ये बात इसलिए याद है कि उनके जो 2 या 3 प्रश्न आए थे उसमें एक डिसकैलकुलिया सही हुआ था उनके बच्चों का। तो वैसे ऐसे फिर भी वो बचाव कर रहे थे अपनी मैडम का कि मैम ने डिसकैलकुलिया तो लिखाया था, उससे खाली डिसकैलकुलिया लिखाया था। हमारे तो 30 में से 27 थे, तब मेरे को याद आ रहा है। मतलब 3 भी ऐसे नहीं थे जैसे आप सीटेट दे के आए हो। अभी मैं आपको क्या प्रूफ दूं? हमने सीटेट 2 या 3 दिन सोल्व किए ना, उसके बाद आप सीटेट दे के आए, और जो नहीं दे के आए उनके सामने ही पेपर था, दिखाया मैंने यहां पे। क्या था? सब कुछ तो था, बताओ क्या नहीं था? पूरा ही था, 30 आउट ऑफ 30। बस थोड़ा कॉमन सेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी लिखो, शॉर्ट में लिखो एलडी, लिखो एलडी, यह बहुत खास है, और डिसकैलकुलिया इसमें है। लिख रहे हो ना? ओके, एलडी लिखो। पहली बात, पहली महत्वपूर्ण बात लिखो, अधिगम। देखो इसके बहुत से नाम हो सकते हैं, ठीक है ना? असक्ता भी आ सकता है, अक्षमता भी आ सकता है, अधिगम कठिनाई भी आ सकता है, अधिगम विकलता भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदी में कुछ भी आ जाए। तो लिखो अधिगम अक्षमता, पहली महत्वपूर्ण बात ये आई है 50 बार। अधिगम अक्षमता ब्रैकेट में एलडी शब्द का पहली बार प्रयोग। अधिगम अक्षमता एलडी शब्द का पहली बार प्रयोग। बताओ आशीष किसने किया? पारुल? कोई भी? शिकागो में किया था ना? यस। किसने बोला? सैमुअल क्रिक। शाबाश बेटा, शाबाश। यस, अधिगम अक्षमता एलडी शब्द का पहली बार प्रयोग, यह नाम याद रखना, सैमुअल क्रिक। सैमुअल क्रिक ब्रैकेट में 1963 ने किया था। अधिगम अक्षमता एलडी शब्द का पहली बार प्रयोग सैमुअल क्रिक 1963 ने किया था। सैमुअल क्रिक 1963 ने किया था। याद रहेगा सबको सैमुअल क्रिक का नाम? बोलिए किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। वापस बोलो, सैमुअल क्रिक ने। कब किया था? 1963 में किया था साहब, शिकागो में कॉन्फ्रेंस में किया था। ओके, दूसरी बात लिखो, अधिगम अशक्तता, माफ करें अक्षमता कर दो, अधिगम अक्षमता अशक्तता भी लिख सकते हो वैसे। अधिगम अक्षमता बालकों की वह विशेषता है, अधिगम अक्षमता बालकों की वह विशेषता है जिसमें, अधिगम अक्षमता बालकों की वह विशेषता है जिसमें उनको पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने, याद करने, अवधान करने, ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बालकों की वह विशेषता है जिसमें उनको पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने, स्मरण करने या याद करने, अवधान करने, गणना करने
के साथ साथ, के साथ साथ, बोलिए और क्या हो सकता है? बोलो, क्या रह गया? लिखने पहले लिखना। हाँ, ड्राइंग और एक्सप्लेन। ओके, एक रह गया हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एक रह गया मोटर स्किल। लिखो, के साथ साथ पेशीय समन्वय में। पेश, आपने कभी सुना होगा मूवमेंट बोलते हैं, कभी एक्टिविटी बोलते हैं, गमक क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना, शरीर वाली। के साथ साथ पेशीय समन्वय में समस्या आती है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, पेशीय समन्वय में समस्या आती है। बात समझना, यानी एलडी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसमें बालकों को ये सारी समस्याएं आती हैं। बोले, लिख लिया सबने? कौन कौन सी समस्या आती है? सबसे पहली पढ़ने में, दूसरी लिखने में, तीसरी बोलने में, चौथी समझने में, पांचवी याद करने में, मेमोरी में, छठी अवधान करने में, अटेंशन करने में, और सातवीं कैलकुलेशन करने में, गणित में, और इसके साथ साथ पेशीय समन्वय मतलब गमक कौशल में, मोटर स्किल में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में। तो इतने प्रकार की एलडी होती है। हालांकि इनके बहुत से नए नए प्रकार भी सामने आ रहे हैं, पर ये सारे के सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई क्या? अगली बात, पहली बात आपने लिखी, एलडी शब्द पहली बार किसने दिया? सैमुअल क्रिक ने दिया। दूसरी बात, एलडी में ये सारी चीजें शामिल होंगी। क्लियर? तीसरी बात लिखो, बहुत ही महत्वपूर्ण, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, देखो इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तंत्रिका विकारी बोल देंगे। न्यूरो तंत्रिका है, स्नायुविक भी है। स्नायुविक नहीं बोलते, अब अच्छा शब्द है वो। चलिए, तो स्नायुविक को आगे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे? स्नायुविक विकासात्मक विकार। ओके, लिखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, अधिगम अक्षमता एक स्नायुविक और तंत्रिका बात एक ही है। स्नायुविक विकासात्मक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विकासात्मक विकार, ब्रैकेट में जरूर लिखना है, ऐसे लिख दो, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। वो फौजी साहब कह रहे थे, सर मेरे को याद है कि वो सर हमको जब पढ़ाते थे तो बीच में इंग्लिश के शब्द उतने लिखवाते थे। ओके, तो वो कमाल कर गए साहब मेरे लिए, तो आपके लिए भी करेंगे। एक स्नायुविक विकासात्मक विकार, ब्रैकेट में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, बहुत खास है जो बौद्धिक अक्षमता, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा शॉर्ट में? बोलो, आईडी से अलग है। ये पता नहीं कितनी बार है, यानी ये आईडी नहीं है, ये एलडी है। एलडी आईडी से अलग है, जो बौद्धिक अक्षमता आईडी से अलग है। ये बात याद रखनी है, और आपको याद रह जाएगी। कैसे याद रहेगी? अगली बात लिखो। कोई बता सकता है मैं क्या लिखवाने वाला हूं जो इस कॉन्टेक्स्ट में ही है? कोशिश करो, सोचा करो। याद है हमने कभी आपको बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन, जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन? थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो मोनालिसा वाले लियोनार्ड डा विंसी, अमेरिका के राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल, ये सब के सब
एलडी से अभिषेक बच्चन को डिसलेक्सिया है, डू यू नो? ये सारे के सारे अधिगम अक्षमता से ग्रसित थे, लेकिन आईक्यू कमाल का था। इसका मतलब बौद्धिक अक्षमता और अधिगम अक्षमता दोनों अलग अलग हैं कि एक ही? अलग अलग हैं। लिखो अगली बात। अधिगम अक्षमता वाले व्यक्तियों की अधिगम अक्षमता वाले यानी इसके हिंदी में बहुत से नाम आ सकते हैं। कभी आपने सीखने की नियोग्यताएं भी पढ़ा होगा, है ना? अधिगम अक्षमता वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अधिगम अक्षमता वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू औसत से अधिक व श्रेष्ठ, ब्रैकेट में लिखना है सुपीरियर होती है। ये बहुत बड़ी बात, ये रिसर्च करके चीजें सामने आती हैं। अधिगम अक्षम बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू औसत से अधिक व श्रेष्ठ या सुपीरियर होती है। जैसे आप लिख लो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन। बात समझ में आई? है ना कमाल की बात? यानी आपको ऑप्शंस में चीजें मिलेंगी और केवल आप ही लोग कर पाओगे, क्योंकि जनरली कोई बच्चा समझ नहीं पाएगा कि साहब आईडी का क्या खेल है और एलडी का क्या खेल है। दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? और अलग अलग हैं तो क्यों हैं? क्योंकि अधिगम अक्षमता एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको और बताऊंगा, एक ही नहीं 4 बात और बताऊंगा, जिसमें, सुन रहे हो ना? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप पे अत्याचार कर रहा हूं? मुझे क्यों लग रहा है? पानी नहीं, इसको पूरा करते हैं अभी, है ना? फिर आपकी पूरी छुट्टी कर देंगे 3 बजे, बस 24 मिनट हो रहा है, ठीक है ना? ओके। अभी आपको ये थोड़ा भाई ठीक है, आप 7 बजे के आए हो तो आपको लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन हम नजर आएंगे आपको पेपर में, उस दिन सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, ऐसे बैठा नहीं जा रहा हो तो वो जा सकता है, वापस आना है फिर उसको। ये भी होता है क्या? हाँ, फिर ऐसा मत किया करो, फिर जबरदस्ती मत किया करो। जैसे भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपकी मतलब वो फिजिकल वाली चीजें आपका साथ नहीं दे रही, तो फिर उसको निपटा के आना है तुरंत, है ना? पर जाना नहीं है बस। हाँ, तो क्या थी महत्वपूर्ण बात? अधिगम अक्षमता, इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एलडी। और वो क्या थी? आईडी। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। एलडी शब्द पहली बार किसने दिया? सैमुअल क्रिक ने दिया साहब। एलडी कैसा विकार है? अभी मैं एक सीटेड में आया था, मैं आपको बताया था, यस, वायरिंग में प्रॉब्लम है। इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल। महत्वपूर्ण बात सुने, किसी को सुनता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, कोई विजुअल इंपेयर्ड है, कोई हियरिंग इंपेयर्ड है, कोई दृष्टि, आप सुनते हैं ना जैसे परीक्षा में, दृष्टि बाधित है, कोई श्रवण बाधित है। क्या कोई दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, वो अधिगम अशक्त है? बोलो बोलो। नहीं, यह है परीक्षा में, वो अलग होते हैं। क्या कोई बुद्धिक रूप से अशक्त है, वो अधिगम अशक्त है? नहीं। इवन कोई इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो अधिगम अशक्त है? नहीं। ये 4 पॉइंट है, मैं बताऊंगा अभी। ओके। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि अधिगम अशक्त बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है कि ज्यादा? ज्यादा होती है। ये रिसर्च है। इसका मतलब बुद्धिमान ईशान था ना, ईशान, इसका मतलब उनमें आईक्यू तो है, पर उनके एक कोई वायरिंग में गड़बड़ हो गई साहब, इस वजह से उसको अक्सर सही दिखते नहीं है। उसमें एक स्पाशियल एबिलिटी की कमी होगी। स्पाशियल एबिलिटी तो मैं सबको पढ़ा चुका हूं, हार्वर्ड गार्डनर, याद है ना? देशिक बुद्धि की कमी हो गई, वो ठीक से स्पेस को जज नहीं कर सकता, वो ठीक से ऊपर नीचे की चीजों को जज नहीं कर सकता, इसलिए वो WAS लिख रहा है तो बीच में गैप इधर ज्यादा हो गया और एक के नीचे S को घुसा दिया उसने, या फिर WAS की जगह A तो वही रहा पर S इधर ले आया, W उधर ले गया, तो सारी चीजें 6 के 9 बन गए, 9 के 6 बन गए, सब गड़बड़ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्रेफिया है, ये सारा खेल है।
वायरिंग का। ये सारा खेल है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का, जिसके कारण से ये होता है। बौद्धिक न्यूनता अलग चीज है। ओके, तीसरी बात। चौथी बात लिखो, चौथी बात लिखें। यह है मतलब एलडी, यह है जन्म पूर्व, वही वाली बात है, जन्म पूर्व। यह है जन्म पूर्व, जन्म के समय, ड्यूरिंग डिलीवरी, व आरंभिक वर्षों में। यह है जन्म पूर्व, जन्म के समय व आरंभिक वर्षों में कभी भी हो सकती है। यह है जन्म पूर्व, जन्म के समय व आरंभिक वर्षों में कभी भी हो सकती है और जीवन भर चलती है। इसका मतलब यह भी ठीक नहीं होती, कभी भी हो सकती है और जीवन भर चलती है। जीवन भर चलती है। आपको एक बात बता दूं, इसका डायग्नोस कब होता है? डायग्नोस समझते हो ना? पता कब लगता है? पता कब लगता है कि मुझे डिसलेक्सिया है? पता कब लगता है मुझे डिस्ग्राफिया है, मुझे डिस्कैल्कुलिया है? पता कब लगता है? तो सुने, जनरली इसका पता पहली बार लगता है स्कूल में, तब तक पता नहीं रहता। कई बार पता लगता है कॉलेज में, सुन रहे हो ना? कई बार पता लगता है नौकरी करते हैं तब, और कई लोगों को जिंदगी गुजर जाती है पर पता नहीं लगता। यस, अधिगम अशक्तता या तो स्कूल में डायग्नोस होती है, या कॉलेज में होती है, या जॉब पे होती है, और बहुत से लोगों को लाइफ लॉन्ग होती नहीं है। इसका मतलब अधिगम अशक्तता कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बिना जिया नहीं जाए, है ना? पर ये होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सारी महत्वपूर्ण है, अगली महत्वपूर्ण बात लिखो। यह है योग्यता। यह है योग्यता। कितनी बढ़िया बात है। यह योग्यता और निष्पादन में, यह योग्यता और निष्पादन में अंतर को दर्शाती है। कमाल। यह योग्यता व निष्पादन में, योग्यता और निष्पादन में अंतर को दर्शाती है। इसका मतलब बताओ, कौन बताएगा? ये योग्यता और निष्पादन में अंतर को दर्शाती है, आप बताओ। गोवा नहीं, गुजरात। क्यों? ये क्या है? क्या हो सकता है? कुछ भी बोलो जल्दी से। तो बोल अशोक, क्या मतलब इसका? शाबाश। मतलब आपको कितना आता है ये आपकी योग्यता है, पर आप कितना लिख सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, दूसरों के सामने कितना परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस है। तो वास्तव में तो क्या है, जैसे ईशान था, तो वास्तव में तो वो क्या था? सबने कहा कि ये बेकार है, मंदबुद्धि है, पढ़ नहीं सकता, निकाल दो स्कूल से। पर उसमें योग्यता थी कि नहीं थी? थी। पर उस योग्यता को वो बता नहीं पाता था, जता नहीं पाता था। वही वाली बात लर्निंग और परफॉर्मेंस हमने आपको बताई थी ना। अधिगम ज्यादा इंपॉर्टेंट या परफॉर्मेंस? बोलो। हाँ, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस नहीं। तो आता है, उसमें योग्यता तो है, पर वो प्रॉब्लम है, इसलिए बता नहीं पाता। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, योग्यता और निष्पादन में क्या है? अंतर है, गैप है। अगली बात, एक साथ ऐसे ऐसे करके लिखा रहा हूं, 3-4 बिंदु में लिखा दूं ना? बोलो, लिखो। अगली बात, अगली बात बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित चाहे को भी छाटो लगे करे, लिखो। इसलिए आपसे प्रॉमिस करी थी ना कि आज मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी सर, बोलूंगी नहीं मैडम, याद है ना? हाँ, तभी तो इतना काम हो गया। लिखो, लिखो। अब देख ले, तू डिस्टर्ब हो गया पढ़ने में। हाँ, उधर क्या देख रहा है? लिखो जल्दी से, लिख रहे हो ना? निम्नांकित, निम्नांकित यानी ये निम्नलिखित। ओके, एक ही बात है यार, क्या है? निम्नांकित या निम्नलिखित अधिगम अक्षमता
नहीं है ओब्लिक से अलग है। निम्नांकित या निम्नलिखित अधिगम अक्षमता नहीं है ओब्लिक से अलग है। मतलब ये अधिगम अक्षमता नहीं है, ये परीक्षा में आता है, आया है, ये अधिगम अक्षमता नहीं है। जैसे आपको याद है, हमने आपको एक बात बताई थी कि क्या अधिगम नहीं है, याद है? क्या अधिगम नहीं है, याद है? क्या क्या नहीं था अधिगम, बताओ? परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम है कि नहीं? नहीं है। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन अधिगम है कि नहीं? नहीं है। नींद, थकान, बीमारी, औषधि, इनके कारण से होने वाले परिवर्तन अधिगम है या नहीं है? नहीं है। वैसे ही क्या अधिगम अक्षमता नहीं है? 4 पॉइंट है, बेहतरीन, चारों आए परीक्षा में। डेस करके लिखो। एक, बौद्धिक न्यूनता। यह बात मैंने पहले भी आपको लिखवा दी थी, याद रहेगा ना? ये गलत नहीं करोगे। ऐसा कैसा ऑप्शन मिलेगा? बौद्धिक न्यूनता, यानी मंद बुद्धि अधिगम अक्षमता है या नहीं? नहीं है। तो क्या अधिगम अक्षमता नहीं है? पहली बात, बौद्धिक न्यूनता। आईडी, आईडी की फुल फॉर्म? पॉलिटिकल साइंस तुम आ नहीं रही हो पिछले कुछ दिनों से, इसलिए तुम्हारे माथे पे उलझन की रेखाएं हैं। तुम तीनों क्या क्या मिस किया आपने, पता है ना आपको? और इसका ये कोई रीजन नहीं होता कि सर आप नहीं आते थे तो हमको पता नहीं लगता था। मैं कभी भी आऊं, कभी नहीं आऊं, कभी भी नहीं आऊं, लेकिन आप तो वो बच्चे हो जिन जो तपस्या कर रहे हैं, तो आपको तो एक एक चीज की खबर रखनी चाहिए, है ना? एक चीज भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है आज के जमाने में कि हमने जो बोला वो सारा रिकॉर्ड हो गया, वो आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता नहीं है। पर सोचो अगर ये सब नहीं होता और किसी कारण से आप मेरी वो पहले वाली रिकॉर्डेड वाली क्लासेस नहीं देख सकते और परीक्षा आ जाती और आप परीक्षा हॉल में चले जाते, तो बाकी बच्चे तो इनको करके आते, तो आप पे क्या गुजरती? बोलो। हाँ, इसलिए नींद में नहीं रहना है। तो बौद्धिक न्यूनता आईडी। दूसरा, इमोशनल डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं? सांवेगिक, लिखो, सांवेगिक व्यवधान। सांवेगिक व्यवधान। कैसी है हमारी इंग्लिश गरिमा? हिंदी। सांवेगिक व्यवधान, इमोशनल डिस्टर्बेंस। बताओ कैसी है हिंदी? बस बढ़िया है। हाँ, बेमिसाल, ऐसा बोला करो। इमोशनल डिस्टर्बेंस, बौद्धिक न्यूनता आईडी, सांवेगिक व्यवधान, इमोशनल डिस्टर्बेंस। ओके, तीसरी बहुत ही खास बात जो मैं आपको बता चुका हूं। बात क्लियर दोनों? यानी कोई इमोशनली डिस्टर्ब है ना, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई ऐसे कहते हैं वो बहुत लड़ाकू है, ये है, वो है, तो क्या वो अधिगम अक्षम है? अधिगम अशक्त है? नहीं है। तीसरी बात बोलिए, और क्या नहीं है? मैंने आपको बताई थी ये बात, अभी बातों बातों बताई थी, याद करके बताओ। अधिगम अक्षमता क्या क्या नहीं है? आईडी नहीं है, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तीसरी तो बता बेटा, बहुत कमाल की बातें बता रहा है, नाम बता। वीरेंद्र, शाबाश वीरेंद्र, बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। कितनी अच्छी सी बातें बताई इसने आज। पता है मेरा ऑनलाइन पुराने स्टूडेंट होना मेरे, है ना? अभी नहीं हो। कल तुम नहीं थे क्या वो एसएसटी के लिए रुके थे? वो कौन था? सही बता रहे हो तुम यार, अच्छी बात बता रहे हो। अरे चैनल को ज्वाइन कर लिया? हाँ, किताब भी अपनी पढ़ना बेटा, टॉपर बना देंगे, टॉपर। बस जुड़े रहना। तीसरी बात बताई थी मैंने आपको, बातों बातों में याद करो। वो नहीं थी श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित थी ना? लिखो 3 नंबर पे, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, आदि। यानी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको हम, ये तो न्यूरोलॉजिकल बात है, इसलिए उसको हम अधिगम अक्षम नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में भी लिखना है, ऑडिटरी एंड विजुअल
एक शब्द आता है इंपेयरमेंट, इंपेयर्ड। कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो उसको हम अधिगम असक्त नहीं बोल सकते, वो अलग है। और चौथा बिंदु लिखो, ऑडिटरी, AUDITORY, ऑडिटरी एंड विजुअल इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट लिखा ना। और चौथी बात लिखो, मतलब ये चार चीजें LD में शामिल नहीं है। चौथी बात है सांस्कृतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परिस्थितियां। प्राकृतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परिस्थितियां आदि। बात समझ में आ गई? यानी ये चार चीजें अधिगम अक्षमता में आती हैं या नहीं आती? नहीं आती। कौन कौन सी चार चीजें अधिगम अक्षमता में नहीं आती? एक तो बौद्धिक न्यूनता, दूसरी सावेगिक व्यवधान, तीसरी श्रवणबाधिता, दृष्टिबाधिता आदि, और चौथी सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिस्थितियां, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल सिचुएशंस। बात समझ में आ रही है ना? कमाल। अब सबसे ज्यादा कमाल बाकी है, आखिरी 5 मिनट का। लिखो नीचे, लिखो प्रकार, अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार, अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार, अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार, प्रमुख प्रकार।